आजकल ना कंज्यूमर गुड्स की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार खेल चल रहा है। सालों से बाजार पर राज करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब नए जमाने के D2C ब्रांड्स को खरीदने के लिए अरबों रुपए लगा रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस ट्रेंड के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। 1100 करोड़ रुपए, जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील की कीमत है। और ये भारी भरकम रकम खर्च की है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। किस लिए? ओजीवा नाम के एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेलनेस ब्रांड को खरीदने के लिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर 1100 करोड़ एक बड़ी रकम लगी, तो अगली डील का आंकड़ा सुनकर तो और भी हैरानी होगी। ये ट्रेंड तो बस बड़ा होता जा रहा है। HUL ने ही एक और नए जमाने के स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को खरीदने के लिए इससे भी बड़ी रकम खर्च कर दी। तो ये साफ है कि ये कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि एक पूरा पैटर्न बन चुका है। और ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जो बताता है कि ये होड़ तो पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है। इस बार मैदान में है ITC, जिसने स्नैक ब्रांड योगा बार में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब HUL के अलावा दूसरे बड़े खिलाड़ी भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये सब हमें हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चाहें तो कल अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं, वो इन छोटे स्टार्टअप्स को खरीदने पर इतना पैसा आखिर क्यों लगा रही हैं? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने से पहले हमें इस कहानी के सबसे जरूरी किरदार को समझना होगा, और वो है D2C ब्रांड। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए, D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसे सीधे बिना किसी बिचौलिए के ग्राहक तक पहुंचाती है। मतलब बीच में कोई सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर या दुकानदार नहीं। और इन दोनों मॉडल्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पारंपरिक मॉडल, एक लंबी उलझी हुई चेन, निर्माता से सुपर स्टॉकिस्ट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और तब जाकर ग्राहक। और दूसरी तरफ है D2C मॉडल, एकदम सीधी लाइन, निर्माता से सीधे वेबसाइट के जरिए ग्राहक तक। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधा कस्टमर फीडबैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि D2C क्या है, लेकिन HUL और ITC जैसी कंपनियां इन्हें खरीदने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है एक नई पीढ़ी से जुड़ना, मतलब जेन ज़ी। पुराने जमाने की तरह नहीं, जहां लोग सालों साल एक ही ब्रांड इस्तेमाल करते थे। आज की पीढ़ी कुछ नया, कुछ हटके ढूंढती है। वो कहते हैं पापा के ब्रांड से बोर हो गए। दूसरा, ये D2C ब्रांड्स कम्युनिटी बनाने में माहिर हैं। ये सोशल मीडिया पर सिर्फ सामान नहीं बेचते, बल्कि लोगों को सिखाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और एक लॉयल फॉलोइंग बनाते हैं, और फिर उसी लॉयल कम्युनिटी को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। और अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है आंकड़े, ग्रोथ के आंकड़े। जो पुराने लेगेसी ब्रांड्स हैं वो साल में बस 9% से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब ज्यादा जगह नहीं बची। लेकिन दूसरी तरफ है ये D2C ब्रांड्स, 40% की विस्फोटक ग्रोथ। मतलब फर्क देखिए, 9% कहां और 40 कहां। और आखिर में बात आती है एक पकी पकाई सफल चीज को खरीदने की। सोचिए, सालों तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा लगाने और फिर भी फेल होने का खतरा उठाने से कहीं बेहतर है कि एक ऐसा ब्रांड खरीद लो जिसकी अपनी लॉयल ऑडियंस है और जिसका प्रोडक्ट पहले से ही हिट है, बिल्कुल रेडीमेड मील की तरह। ठीक है, तो खरीदने वालों का तो समझ आता है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है। अगर ये D2C ब्रांड्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इनके फाउंडर्स अपनी कंपनी बेच क्यों रहे हैं? इसका जवाब छिपा है बाजार की असलियत में। देखिए, D2C ब्रांड्स ऑनलाइन दुनिया के बादशाह जरूर हैं, लेकिन भारत में आज भी कुल रिटेल बिक्री का 85% हिस्सा असल दुकानों से, मतलब ऑफलाइन होता है। तो असली मुद्दा यह है कि D2C ब्रांड्स के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ज्यादातर तो अभी प्रॉफिट में भी नहीं है। उन्हें लगातार बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन बाजार में उतरने के लिए जो विशाल नेटवर्क और अनुभव चाहिए वो उनके पास नहीं होता। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है, एक परफेक्ट मैच है जहां दोनों को वो मिल रहा है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। ये लेन देन एक विन विन सिचुएशन है। D2C के फाउंडर्स अपना हिट ब्रांड और इनोवेशन देते हैं, और बदले में उन्हें मिलता है पैसा और पूरे देश में फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वहीं बड़ी कंपनियों को बैठे बिठाए मिल जाती है नए जमाने की ऑडियंस और एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस।
तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे फाउंडर्स अपनी कंपनी बेचकर मिले पैसों से नए वेंचर्स शुरू कर रहे हैं, क्या ये बनाने और बिकने का सिलसिला ही हमारे बाजार का भविष्य तय करेगा? एक ब्रांड बिका, दूसरा पैदा हुआ। क्या यही सीरियल एंटरप्रेन्योर्स का नया युग है?